Everyone, I am Samira from class 10th D. So today I am here to present my topic, the making of nationalism in Europe. तो मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, मतलब कोई भी ऐसा कॉमन रीजन नहीं था जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर या फिर कॉमन हिस्ट्री से बिलोंग करते हो। तो क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे कोई भी कंट्री नहीं थी, वहाँ पे एम्पायर्स होते थे, मतलब वहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग अलग अलग जगह पर बसे हुए थे। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। उस टाइम पे यूरोप में सोसाइटी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट सोसाइटी के वो लोग होते थे, वो अमीर लोग थे, उनके पास ज़मीनें थी और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। उनका मानना ये था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो एक हाई स्टेटस लैंग्वेज है और इनके पास ये सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल थे और इनका एक जैसा लाइफस्टाइल था, जैसे कि महंगे महंगे कपड़े पहनना और महंगा महंगा खाना खाना। और हम दूसरी तरफ बात करते हैं पीजेंट्स की। पीजेंट्स सोसाइटी के गरीब लोग थे, इनके पास खुद का लैंड नहीं था और ये मेजॉरिटी में तो थे, पर ये सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल नहीं थे। अब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या होता है, एक न्यू ग्रुप उभर कर आता है जिसको हमने बोला है द न्यू मिडिल क्लास। ये ना ही ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब, ये एजुकेटेड थे क्योंकि इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था। इनमें बिजनेसमैन और टीचर, डॉक्टर, अदर प्रोफेशंस आते थे। अब मिडिल क्लास के मन में एक आइडिया आता है लिबरल नेशनलिज्म का, मतलब लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड लाइबर से मिलकर बना है जिसका मीनिंग है फ्री। ये मिडिल क्लास के लोग फ्री होना चाहते थे और अब इनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल, और ये चाहते थे कि जो चर्च के लोगों को प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और तीसरी थी कि जो इनको है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और जो गवर्नमेंट बन रही है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये वोटिंग राइट की डिमांड तो कर रहे थे पर सिर्फ मेंस के लिए, वो भी उन मेंस के लिए जो मेंस विद प्रॉपर्टी है, और वो मेंस को इन्होंने वोटिंग राइट के प्लान से एक्सक्लूड ही कर दिया था। और जो वुमेन थी और मैन विदाउट प्रॉपर्टी वो यूरोप में जगह जगह जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अब यूरोप की दूसरी प्रॉब्लम थी ट्रेडर्स के साथ। ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ट्रेडर को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना होता है तो फिर उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था और हर एक कस्टम बैरियर पे 5% का टैक्स भरना पड़ता था। तो इससे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। और एक और परेशानी थी, यूरोप में लगभग 30 के आसपास करेंसी थी, तो हर स्टेट में उनको करेंसी चेंज करनी पड़ती थी। इससे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है 1834 में। एक कस्टम यूनियन फॉर्म होती है ज़ोल्वरिन, जो प्रूशिया द्वारा बनाई जाती है। इसको बाद में जर्मन स्टेट ज्वाइन कर लेती हैं। इस ज़ोल्वरिन के बनने के बाद कस्टम बैरियर जो ट्रिफ बैरियर्स थे वो एबॉलिश हो जाते हैं और जो लगभग 30 के आसपास करेंसीज थी वो 2 में चेंज हो जाती हैं और रेलवे नेटवर्क को प्रमोट करा जाता है ताकि जो ट्रेड है वो अच्छे से हो जाए। थैंक यू।